First law of thermodynamics. First law of thermodynamics. अब हमने थर्मोडायनामिक्स या थर्मोकेमिस्ट्री की जो टर्मिनोलॉजी है, बल्कि मैं ऐसा कहूं कि जो लैंग्वेज है इस चैप्टर को समझने की, वो हमने कल वाले लेक्चर में डिस्कस की थी। उसके साथ साथ हमने दो किस्म के रिएक्शंस डिस्कस किए, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज नोन एज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जबकि जो एंडोथर्मिक है इट इज कंसिडर्ड एज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, according to this law, energy of the system, energy cannot be created nor destroyed, but may change from one form to another. बेटा ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आप 9th में मैट्रिक में भी पढ़ के आए हैं, और मैंने कल प्रीवियस लेक्चर में आपको समझाया था कि ये जो थर्मोकेमिस्ट्री का चैप्टर है तो ये हम डिस्कस करेंगे जिसका थीम है थर्मोडायनामिक्स। और इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का कॉन्सेप्ट है कि एनर्जी इज कंजर्व्ड। एनर्जी को ना हम प्रोड्यूस कर सकते हैं ना हम खत्म कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो सकती है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के मुताबिक जो इसका फंडामेंटल इक्वेशन है, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। बेटा सपोज करें कि एक सिस्टम है, ठीक है, और इसमें ये पिस्टन जो है ये मूवेबल है, कैन मूव अप एंड डाउन, एंड दिस कंटेन्स सम सॉर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो बाबा इस सिस्टम की कुछ ना कुछ डेल्टा ई इंटरनल एनर्जी होगी। यहां पर जो डेल्टा ई है, डेल्टा ई किसको शो कर रहा है? इंटरनल एनर्जी को। क्यू यहां पर क्या है? अमाउंट ऑफ द सिस्टम, अमाउंट ऑफ हीट। क्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट एडेड और रिलीज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस। क्यू का मतलब है अमाउंट ऑफ हीट, और डब्ल्यू यहां पर क्या है? वर्क डन। बेटा यहां पर ये जो तीन टर्म्स हैं, इंटरनल एनर्जी, बाबा इंटरनल एनर्जी क्या है? सिस्टम की जितनी भी माइक्रोस्कोपिक एनर्जीज हैं, जितनी भी माइक्रो लेवल पर सिस्टम के अंदर एनर्जीज हैं, सारी माइक्रोस्कोपिक एनर्जीज का सम, इट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। क्यू क्या है? अमाउंट ऑफ हीट। अब अमाउंट ऑफ हीट या तो सिस्टम को हम सप्लाई करेंगे, एड करेंगे, एब्जॉर्ब होगी, या फिर हीट सिस्टम से रिलीज होगी, लिबरेट होगी। डब्ल्यू क्या है? वर्क डन। तो इसमें याद रखें क्यू विल बी पॉजिटिव इफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड। बाबा अगर सिस्टम में हीट एब्जॉर्ब हुई तो क्यू की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। अगर क्यू विल बी नेगेटिव इफ हीट इज रिलीज्ड। बाबा दो ही पॉसिबिलिटीज है, या तो हीट एब्जॉर्ब होगी या हीट लिबरेट होगी। तो याद रखें क्यू की वैल्यू पॉजिटिव कंसीडर करेंगे जब हीट एब्जॉर्ब हुई, हीट रिलीज हुई तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव। अच्छा यहां पर ये जो टर्म है डब्ल्यू, दैट इज वर्क डन। बेटा याद रखें वर्क डन विल बी पॉजिटिव, या इसको हम ऐसा कंसीडर करें, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम will be
पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम विल बी पॉजिटिव। ऑन द सिस्टम का मतलब क्या होगा कि पिस्टन नीचे ऊपर से नीचे मूव करे, इसका मतलब है कंप्रेशन। जब भी पिस्टन नीचे मूव करेगा कंप्रेशन होगी, हम कहेंगे ये वर्क डन क्या है, ऑन द सिस्टम, और ये वर्क डन क्या कंसीडर किया जाएगा, पॉजिटिव। सेम वे वर्क डन बाय द सिस्टम विल बी नेगेटिव। बाबा वर्क डन बाय द सिस्टम का मतलब क्या है, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब है कि पिस्टन नीचे से ऊपर की तरफ मूव करे तो ये एक्सपेंशन कहलाएगी, और एक्सपेंशन के नतीजे में वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। तो बेटा दो कैटेगरीज हो गई, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन पिस्टन ऊपर से नीचे मूव हुआ, कंप्रेशन हुई, वर्क डन होगा पॉजिटिव। अगर पिस्टन नीचे से ऊपर की तरफ मूव करे यानी कि एक्सपेंशन हो तो वर्क डन होगा बाय द सिस्टम और इट विल बी असाइंड नेगेटिव चार्ज। क्लियर होगी बात? तो ये दो चीजें ध्यान में रखिएगा कि वर्क डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम। अब इसमें से हम दो एमसीक्यूज कर लेते हैं। देखिए, अगर ये बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, ये मेन इक्वेशन जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है इसी के थ्रू हम सॉल्व करेंगे। एमसीक्यू नंबर 1, इफ अ सिस्टम डज वर्क ऑफ 100 joule by moving against the surrounding, which gives off 200 joule of heat, delta E for the system will be dash. A 300 joule, B minus 300 joule, minus 100 joule and plus 100 joule। बेटा यही फार्मूला अप्लाई होगा। देखें, अ सिस्टम, इफ अ सिस्टम डज वर्क ऑफ 100 joule by moving against the surrounding, which gives off 200 joule of heat, तो डेल्टा ई फॉर द सिस्टम क्या होगा, शाबाश बाबा ये फार्मूला सामने है। देखिए यहां पर इट शुड बी बी। कैसे, इसका सॉल्यूशन देखें बाबा, इस एमसीक्यू का सॉल्यूशन देखें बाबा, इक्वेशन यही लगेगा, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। A system does work of 100 joule by moving against the surrounding, मतलब ये मूव हो रहा है अपवर्ड, तो ये कहलाएगा -100। बाबा वर्क डन क्या है, -100, विच गिव्स ऑफ, जिसके नतीजे में, गिव्स ऑफ का मतलब है हीट का खारिज होना, हीट का लिबरेट होना, जिसके नतीजे में 200 जूल हीट लिबरेट हो रही है। तो बाबा यहां पर हमने कहा कि Q विल बी नेगेटिव जब वो हीट खारिज हो, तो यहां पर -200, तो -200 और -100 ये क्या हो गया बेटा, -300 जूल। क्लियर? तो याद रखें, जब भी वर्क डन होगा बाय द सिस्टम इट विल बी कंसिडर्ड द नेगेटिव वन, ऑन द सिस्टम होगा तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये मेन इक्वेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। अगर हमें कहा जाए कि बाबा प्रेशर वॉल्यूम वर्क इक्वेशन बताएं कि प्रेशर वॉल्यूम वर्क इक्वेशन कौन सा है,
ठीक है बेटा, वर्क डन की डेफिनेशन क्या है? फिजिक्स में आप लोग पढ़ के आए हैं, पढ़ते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा, उसने डिस्टेंस कवर किया, तो ये क्या है? वर्क डन। यानी वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बेटा, आप देखें, अज्यूम करें कि हमारे पास ये एक सिस्टम है जिसका पिस्टन मूवेबल है, ये ऊपर नीचे मूव हो सकता है। ठीक है, इसको हम एनर्जाइज करने जा रहे हैं, आई मीन हीट करें। तो बेटा इनिशियली इसकी हाइट कितनी है? यहां से लेकर ये तक, ये क्या कहलाएगा? H1। क्या कहलाएगा? यहां से यहां तक का जो इसका हाइट है H1। अब हमने क्या किया, इसको हाई टेम्परेचर दिया, तो जिससे क्या हुआ, पिस्टन ऊपर मूव हुआ, यहां तक पहुंच गया, यानी एक्सपेंशन हुई, वर्क डन हुआ बाय द सिस्टम। तो अब इसकी हाइट यहां से लेके यहां तक हो गई, तो ये क्या कहलाएगी बेटा? H2। तो वर्क डन W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डी की जगह पर बाबा हमारे पास ये H2 है, ये H1 है, तो इसको क्या लिखेंगे हम? H2 माइनस H1। और मैं यहां पर माइनस लगाऊं? बाबा माइनस लगेगा, क्यों? क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ है। अब आपको पता है कि प्रेशर क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर यहां से फोर्स की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू पी ए। अब ये फोर्स की वैल्यू इसमें पुट कर दें, तो ये हो जाएगा W माइनस पी ए डॉट H2 माइनस H1। बाबा ये है एरिया। एरिया क्या है? 2 डायमेंशनल। ये तीसरी हाइट है, तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा 3 डायमेंशनल। तो इसको हम ऐसा लिखें, W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा बी। तो कभी भी एमसीक्यू आ जाए, आपसे पूछा जाए कि प्रेशर वॉल्यूम वर्क इक्वेशन बताएं, तो आप कहेंगे W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा बी। अगर कहा जाए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इक्वेशन बताएं इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर वॉल्यूम वर्क, तो फिर ये वाली W की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर दें, तो ये क्या हो जाएगा? डेल्टा E इज इक्वल टू Q माइनस पी डेल्टा V। अगर ये Q की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो बाबा ये माइनस इस तरफ आएगा तो प्लस, तो ये हो जाएगा Q डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। बाबा क्लियर हो गया? डेल्टा V क्यों हुआ? क्योंकि ये जो वॉल्यूम है ये प्रेशर डिपेंडेंट है। बाबा वॉल्यूम जो है वो फिक्स तो नहीं है, क्योंकि प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है, प्रेशर से वेरी करेगा। और हम बात भी कर रहे हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क की, प्रेशर अप्लाई होगा वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, प्रेशर डिक्रीज करेंगे वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा? डेल्टा लगाएंगे क्योंकि चेंज होगा। ठीक है, तो ये होगा माइनस पी डेल्टा वी। इसी को आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इक्वेशन में पुट करें तो ये बन जाएगा Q माइनस पी डेल्टा वी। अगर Q की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो ये इस तरफ आ गया, ये बन गया डेल्टा इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। अच्छा, अगर हमें कहा जाए व्हाट विल बी द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इक्वेशन इफ द प्रोसेस is carried out at constant volume। अगर सिस्टम का वॉल्यूम फिक्स है, बचा इक्वेशन क्या है? डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W। बाबा अब सुने, अब अगर इसका अज्यूम करें कि इसका जो पिस्टन है ये फिक्स है, ये मूव नहीं होगा, ये फिक्स्ड है, आप इसको एनर्जी दे रहे हैं, आप इसको हीट कर रहे हैं, तो बाबा इसमें क्या वर्क डन होगा? अगर इसका पिस्टन फिक्स है, हम इसको फोर्स दें, हम इसको एनर्जी दें, तो क्या वर्क डन होगा? वर्क डन विल बी जीरो। तो डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस जीरो। डेल्टा E इज इक्वल टू Q, इसका मतलब है, मैं इसको ऐसे लिख लूं, देखें, QV इज इक्वल टू डेल्टा E। इसका मतलब हुआ
कांस्टेंट वॉल्यूम पर सिस्टम को जितनी भी एनर्जी आप देंगे कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएगी उसकी इंटरनल एनर्जी में, क्योंकि वर्क डन तो हो नहीं रहा, क्योंकि पिस्टन फिक्स है। आप फोर्स अप्लाई करें एनर्जी में लेकिन वर्क डन होगा नहीं, तो द होल अमाउंट विल बी कन्वर्टेड इनटू इट्स इंटरनल एनर्जी, दैट इज डेल्टा ई। तो याद रखें, अगर एमसीक्यू आ जाए कि बाबा कांस्टेंट वॉल्यूम पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इक्वेशन क्या होगा, आप कहेंगे क्यू वी इज इक्वल टू डेल्टा ई। सेम वे अगर हमसे कहा जाए प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो बाबा प्रेशर कांस्टेंट के लिए आपने ये वाली इक्वेशन लेनी है, क्योंकि यहां पर प्रेशर की बात है ना, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। देखें तो बाबा मैं इसको ऐसा लिखूं, क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। कांस्टेंट प्रेशर की बात हो रही है तभी मैंने क्या लगाया है, क्यू पी। अच्छा क्यू पी इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, ई टू माइनस ई वन। अब ऐसा लिख सकते हैं ई टू माइनस ई वन प्लस वी टू माइनस वी वन। क्लियर? ई टू माइनस ई वन, पी को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, पी वी टू माइनस पी वी वन। अब टू वाले टर्म्स एक तरफ रखें, वन वाले टर्म सेकंड साइड पे रखें, तो क्या हो जाएगा, क्यू पी ई टू प्लस पी वी टू माइनस ई वन प्लस पी वी वन। अच्छा कल वाले लेक्चर में एक हमने टर्म पढ़ा था एंथैल्पी, याद है? एंथैल्पी बाबा क्या था, H, इट वॉज इक्वल टू E प्लस पीवी। एंथैल्पी इज इक्वल टू E प्लस पीवी, तो बाबा ये वही टर्म है, देखें E प्लस पीवी, बस 1 है और 2 है, इनिशियल है और फाइनल है। तो फिर हम इसको ऐसा लिख लें, क्यू पी इज इक्वल टू H2 माइनस H1, यानी कि क्यू पी विल बी डेल्टा H। और डेल्टा H क्या है, एंथैल्पी। एंथैल्पी मींस हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। If the sign of delta H is positive, it means the reaction, the process is endothermic. If the value of sign of delta H is negative, it means the reaction will be exothermic reaction. So this is all about delta H. याद रखें, अगर एमसीक्यू आ जाए कि कांस्टेंट प्रेशर पे इक्वेशन बताएं, कांस्टेंट वॉल्यूम पर इक्वेशन बताएं, या प्रेशर वॉल्यूम वर्क इक्वेशन बताएं, तो आप इस तरह बता सकते। ठीक है बाबा, समझ आ गई बात? खास तौर पे ये वाला जो एरिया मैंने समझाया, वर्क डन और प्रेशर क्यू वाला, ये याद रखिएगा, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। चले एक और एमसीक्यू कर लेते हैं। चले एमसीक्यू, चले अगर हमसे पूछा जाए व्हाट विल बी द वर्क डन इफ system is replaced from hot reservoir to cold reservoir. A 0, B positive, C negative, D minimum. अगर एक सिस्टम है उसको रिप्लेस किया जा रहा है हॉट से कोल्ड पर, तो उसका वर्क डन क्या होगा, 0, पॉजिटिव, नेगेटिव, मिनिमम। शाबाश। Yes, it should be positive.
बाबा पहले हमने क्या, हॉट रिजर्वायर है, फ्रॉम हॉट, तो हॉट होगा तो एक्सपेंशन होगी, एक्सपेंशन होगी पिस्टन ऊपर जाएगा, मतलब वर्क डन माइनस। अब हमने क्या किया, कोल्ड रिजर्वायर पे रख दिया, कोल्ड पे रखा तो क्या होगा, कंप्रेशन होगी, कंप्रेशन का मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम, सो इट विल बी पॉजिटिव। क्लियर? ओके। अच्छा, अब थर्मोडायनामिक्स में एक लॉ हम अप्लाई करते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इंथैल्पी, दैट इज हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट ऑफ समेशन। हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट ऑफ समेशन। बाबा हेसिस लॉ के मुताबिक heat released or absorbed in a chemical reaction is independent of path followed. It depends on initial and final states only. बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये, तवज्जो दें। देखिए बाबा, हेसिस लॉ का मतलब है, दो किस्म के रिएक्शंस आपने पढ़े इस चैप्टर में, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। अब कोई भी रिएक्शन चाहे वो एंडो है या एक्सो है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, हीट रिलीज हो रही है, एक स्टेप में हो रहा है, दो स्टेप में हो रहा है, या 10 स्टेप में प्रोसीड हो रहा है। अक्सर होता है कि एक रिएक्शन एक स्टेप में हो जाता है, हाँ, एक रिएक्शन ऐसा है जो 2 स्टेप में हो रहा है, एक ऐसा है जो 10 स्टेप में हो रहा है। तो हेसिस लॉ के मुताबिक उसकी जो एंथैल्पी है ना, इट विल बी द कांस्टेंट, चाहे वो एक स्टेप में हो या 10 स्टेप में हो। समझ रहे हैं? मिसाल के तौर पे देखें, मैं कहूं कि बाबा ए डी में कन्वर्ट हो गया, ए डी में कन्वर्ट हुआ, तो इसका जो डेल्टा एच है वो है -100 किलो जूल पर मोल। ए कन्वर्ट हो गया डी में, जिसकी इंथैल्पी कितनी है बेटा, -100। अब मैं कह रहा हूं कि ये रियल सेंस में ऐसा नहीं होता, ये मल्टीपल स्टेप्स में हो रहा है। कैसे बाबा? सबसे पहले ए स्टेप 1 कन्वर्ट हो रहा है बी में, तब यहां पर इसकी जो डेल्टा एच, क्योंकि पहला स्टेप है तो इसका लिखा जाएगा डेल्टा एच 1, वो है लेट से -30 किलो जूल पर मोल। ये इसका स्टेप 1। इसके बाद स्टेप 2 में बी कन्वर्ट हो रहा है सी में, डेल्टा एच 2 इसका है -40 किलो जूल पर मोल। फाइनली थर्ड स्टेप में जो सी है वो कन्वर्ट हो रहा है डी में, तो ये हो गया डेल्टा एच 3 -30 किलो जूल पर मोल। अब क्योंकि हम कह रहे हैं कांस्टेंट हीट ऑफ समेशन, एक रिएक्शन एक स्टेप में हो या 10 स्टेप में हो, उसकी जो एंथैल्पी है वो कांस्टेंट होती है। तो बाबा इसका डेल्टा एच निकालें तो क्या होगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एच 1, डेल्टा एच 2, डेल्टा एच 3 ऑनवर्ड्स। इन सबको प्लस करें, -30 -40 -30, बाबा वही हो गया -100। तो ये है हेसिस लॉ। कोई भी रिएक्शन एक स्टेप में प्रोसीड हो रहा है या 10 स्टेप में प्रोसीड हो रहा है, उसकी जो एंथैल्पी है इट रिमेन्स कांस्टेंट, इट रिमेन्स फिक्स्ड वन। ठीक है, तो इट इज कॉल्ड हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट ऑफ समेशन। पास कर। तो हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट ऑफ समेशन में एक ही इसका पॉइंट है क्या, कि एंथैल्पी इज कांस्टेंट। हर रिएक्शन की एंथैल्पी फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, चाहे वो एक स्टेप में हो रही है या वो 10 स्टेप में हो रही है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलो। अच्छा,
अब इसी हिल्सस लॉ की एप्लीकेशंस हैं, उनमें एक एप्लीकेशन है स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन दैट इज डेल्टा एच एफ। बाबा स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है? चेंज इन एंथैल्पी when 1 mole of a substance is formed from its elements, it is called standard heat of formation। बचा वन चेंज इन एंथैल्पी। चेंज इन एंथैल्पी कब होगा? when 1 mole of any substance is formed from its element। मिसाल के तौर पे देखें, हमने क्या किया बाबा? कार्बन एलिमेंट है, बाबा कार्बन एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट, ये भी एलिमेंट। इससे क्या हुआ? एक प्योर सब्सटेंस बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका जो डेल्टा एच एफ है वो होता है -394 किलो जूल पर मोल। अब ये जो -394 है ना, ये क्या है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये फिक्स्ड है। याद रखें, किसी भी कंपाउंड, किसी भी सब्सटेंस का एक मोल एलिमेंट में से बने, उसमें जो हीट के अंदर चेंजिंग आए उसको क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर प्रोड्यूस कर रहा है, एक और सब्सटेंस बन गया, तो इसका जो डेल्टा एच एफ है वो है -286 किलो जूल पर मोल। ये भी स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन है। समझ रहे बाबा? समझ रहे? तो सिंपल बात है, कोई भी कंपाउंड, कोई भी सब्सटेंस जिसका एक मोल बने फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स, इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। अच्छा, एक होता है स्टैंडर्ड हीट ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन। बाबा एक केमिकल रिएक्शन के अंदर आपको पता है कि बॉन्ड ब्रेकिंग भी होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन भी होती है, ऐसा है ना? कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो बॉन्ड ब्रेकिंग भी होगी, बॉन्ड फॉर्मेशन भी होगी, यानी एंडोथर्मिक भी है, एक्सोथर्मिक भी है। ओवरऑल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये एंडो है या एक्सो? तो ये आप कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम दी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो बेटा याद रखें, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, कंप्लीट रिएक्शन की बात हो रही है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा? समेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, यानी डेल्टा एच प्रोडक्ट्स के जितने भी मोल्स है प्रोडक्ट के, उनको सबको क्या करोगे? सम माइनस समेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, डेल्टा एच ऑफ द रिएक्टेंट्स। समझ रहे हैं बाबा? अब कोई भी रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन, मिसाल के तौर पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके अमोनिया प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है बेटा? अब हमें कहा जाए कि इसका आप ओवरऑल रिएक्शन का एंथैल्पी बताएं क्या होगा, तो हम क्या करेंगे? मिसाल, प्रोडक्ट के कितने मोल्स हैं बेटा? 2। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान में जो बॉन्ड है उसकी एनर्जी कितनी है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान में एनर्जी कितनी है, फिर आपने 2 मोल से मल्टीप्लाई करना है। समझ रहे? या अमोनिया की जो फॉर्मेशन है वो कितनी है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे।
उसमें से ये आप माइनस कर देंगे। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन की एंथैल्पी ओवरऑल कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो जितने भी प्रोडक्ट्स के मोल्स हैं 1 2 3 4, उनको सम अप करके रिएक्टेंट्स उसमें से माइनस कर देंगे तो आपको पूरे रिएक्शन की एंथैल्पी मिल जाएगी। सही है। तो ये फॉर्मेशन है जब कोई भी कंपाउंड सब्सटेंस एक मोल की फॉर्मेशन हो, और ये क्या है, हीट ऑफ एंथैल्पी, पूरी रिएक्शन की एंथैल्पी, जिसकी बुनियाद पर आप कह सकते हैं कि सर ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। देखें, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। ठीक है, इस तरफ देखिए आप, HCl की जो बॉन्ड एनर्जी है वो है 431 मल्टीप्लाई बाय 2। क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी कितनी है, 242 किलोजूल पर मोल। हाइड्रोजन की कितनी है, 435 किलोजूल पर मोल। समझ रहे हैं। अब ये इस फार्मूले में पुट कर दें, आप क्या करेंगे, 2 को इससे जरब करेंगे तो बाबा ये क्या हो जाएगा, 862, लेकिन ये क्या होगा, माइनस में। बाबा ये माइनस में होगा ना, क्योंकि प्रोडक्ट है, एक जो बॉन्ड फॉर्मेशन है। अच्छा, इनके दरमियान में जो बॉन्ड है आपने ब्रेक करना है। हाइड्रोजन के दरमियान में जो बॉन्ड है वो क्या है, 435 माइनस 435 प्लस 242, तो 862 माइनस ये कितना हो गया, 677। इसमें से माइनस कर, अच्छा ये है माइनस में और ये क्या है, ये प्लस में। समझ रहे हैं आप, ये प्लस क्या है और ये माइनस का है। तो ओवरऑल अगर माइनस में वैल्यू आ गई तो आप कहेंगे एक्सोथर्मिक है, अगर ओवरऑल वैल्यू प्लस में आ गई तो हम क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक है। तो इससे आप एंथैल्पी कैलकुलेट करेंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन की, लेकिन इसके लिए यह जरूरी है कि हमें बॉन्ड एनर्जी याद हो। बॉन्ड एनर्जी किसी भी कंपाउंड की आपको याद है, मुख्तलिफ कंपाउंड्स की मुख्तलिफ बॉन्ड्स याद है, फिर आप आसानी से कर सकते। ठीक है, ये समझ में आ गई बात, कोई कंफ्यूजन। अब इसमें एक टॉपिक इसका